नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज हम चुनाव आयोग के ऊपर बात करेंगे और अब से 2 दशक पूर्व की बात और अब के चुनाव आयुक्त की बात को लेकर पैरेलल अध्ययन करेंगे। तो आप सबसे पहले आज के जो मुख्य वर्तमान चुनाव आयुक्त हैं उनकी बातों पर और उनके द्वारा जो किए जा रहे कार्य हैं उन पर टिप्पणी करना। आपको टिप्पणी करके पहले हम बताएंगे कि आज के चुनाव आयुक्त क्या कर रहे हैं और उस समय के चुनाव आयुक्त 2 दशक पहले 1990 से पहले जो चुनाव आयुक्त थे उनके बारे में हम बात करेंगे। तो कुल मिलाकर के आज जो चुनाव आयुक्त हैं वो करते तो अपने मन की हैं, लेकिन वो कहाँ से संचालित हैं, क्या हैं, ये बात करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि विपक्ष के लीडर पिछले कई महीनों से लगातार उनसे मिलने के लिए प्रयासरत हैं और चिट्ठियां लिख रहे हैं, लेकिन उन्होंने मिलने के लिए समय नहीं दिया है। खैर, ये सारी आज की स्थितियां हैं, वो सब आपके सामने हैं और पब्लिक डोमेन में हैं। हम ज़्यादा उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन हम एक बात आपको बताते चलें कि 70 के दशक में और 80 के दशक में एक IAS अफसर जिसका नाम था TN शेषन, और 80 के दशक के अंतिम वर्ष में जब उसको चुनाव आयुक्त का भार सौंपा गया था, उसके क्या क्या कर्तव्य थे, क्या क्या उसने किया, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। हमें कुछ कुछ बातें उनकी जो आत्मकथा अभी जारी हुई है उसमें पढ़ने के बाद, उसको कुछ हिस्सा जानने के बाद हम कुछ बातें यहाँ शेयर करना चाहेंगे उन्होंने जो लिखा है उसके बारे में। TN शेषन कोई मामूली IAS अफसर नहीं थे। वो हमेशा अपने मन की और दृढ़ता के साथ समय के अंदर काम करने वाले कमिटेड IAS अफसर थे। कहने का अर्थ है कि जब जो काम उनको दिया जाता था उस काम को वो बखूबी समय के भीतर, जितने समय के लिए दिया जाता था उसमें काम पूरा करके देने की उनकी आदत थी। ये बात उन्होंने अपनी आत्मकथा में स्वयं स्वीकार की है। उसके कुछ हिस्से हम आपको बताना चाहेंगे। इंदिरा गांधी से वो सीधे जुड़े हुए थे, क्योंकि वो जब काम लेते थे अपने नीचे के अफसरों से, अपने पैरेलल जो सीट वाले अफसर होते थे उनसे, तो उनकी हमेशा नाराज़गी रहती थी कि वो व्यक्ति जो उनके साथ काम कर रहे हैं वो समय से काम पूरा नहीं कर रहे। इस तरह की कई मरतबा बातें हुई। इंदिरा गांधी ने उनको इस मामले में कॉल किया और पूछा कि आप इस तरह का व्यवहार लोगों के साथ क्यों करते हैं। लोगों के साथ मीन्स अपने साथी अफसरों के साथ, अपने नीचे सबऑर्डिनेट अफसरों के साथ। तब TN शेषन का सीधा जवाब हुआ करता था कि मैडम, मैं कोई अपने घर के लिए काम नहीं करता, बल्कि मैं सरकार का मुलाजिम हूँ और मुझे जो काम दिया गया है उस काम को मैं चाहता हूँ कि समय से पूरा हो, और यही मेरी आदत है। मैं कभी किसी भी काम को डिले नहीं करता। जो जिम्मेदारी सरकार ने मुझे दी हुई है, जिस पद पर भी दी हुई है, उसको मैं बखूबी समय के अंदर पूरा करने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ, और यही मैं चाहता हूँ कि मेरे साथी जो सबऑर्डिनेट हैं, साथी हैं, अफसर हैं, वो उस काम को मेरे साथ सहयोग करके पूरा करें। बस इंदिरा गांधी की कोई जब इस तरह के जवाब TN शेषन की तरफ से मिले तो उन्होंने इस बात के लिए उनकी बहुत ही शाबाशी दी और कहा कि नहीं, आपकी बात बिल्कुल सच है और ऐसा अधिकारियों को करना चाहिए। हालांकि जब वो इस बात का जवाब दे कर के वहीं खड़े रहते थे तो इंदिरा गांधी उनसे कहती थी आप जाइए, फिर दूसरे अफसरों को वो डांटती थी, ऐसा उनको सुनने में आया करता था। खैर, उसके बाद TN शेषन
पर्यावरण वन मंत्रालय उनके पास था, जलवायु वगैरह ये इसका काम देखा करते थे, पर्यावरण संरक्षण का काम भी उनके पास था। इस दौर में वो जब इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई, मर्डर हो गया उनका, उसके बाद राजीव गांधी ने उनको इसी पद पर तैनात किया था। बाद में एक दिन की बात है कि टी.एन. शेषन कमेंट्री सुन रहे थे क्रिकेट की अपने बैठ करके वहाँ पर, तो एकदम से कमेंट्री बंद हो गई दूरदर्शन पर, और उसके बाद तत्काल ये एक न्यूज़ फ्लैश हुई कि राजीव गांधी पर क्या नाम है, महात्मा गांधी की समाधि पर हमला हुआ है। जब ये बात सुनी तो वो दंग रह गए, और उसके बाद खैर राजीव गांधी घर आ गए। हमले में कोई ज़्यादा उनको चोट वगैरह नहीं आई और कोई बात नहीं हुई थी। तब कुछ दिन बाद उन्होंने टी.एन. शेषन को बुलाया, 1-2 दिन बाद, और ये कहा कि शेषन, आप ये घटना जो घटी है उसकी पूरी जांच आप करेंगे। तो ये टी.एन. शेषन ने अपनी आत्मकथा में खुद लिखा है, ये मैं कोई बनावटी या कोई इधर उधर की बात नहीं कर रहा हूँ। तो टी.एन. शेषन ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि मैंने राजीव गांधी से कहा कि मैंने इस तरह की जांच कभी नहीं की है, चूँकि ये क्राइम से संबंधित जांच है, और फिर मैं कोई काम करूंगा, हो सकता है मेरा कोई सहयोग ना करे, ये बात भी उन्होंने राजीव गांधी को कही। तब राजीव गांधी ने कहा कि आप निर्भीक होकर के, निडर होकर के इस मामले की जांच करिए कि आखिर मसला क्या है। और उनको शायद 4 हफ्ते का समय दिया गया था, 4 हफ्ते में जांच पूरी करके आप इसकी रिपोर्ट मुझे सौंपिए। 4 हफ्ते हो गए, और उसके बाद विदिन 4 वीक टी.एन. शेषन ने वो जांच पूरी करके प्रधानमंत्री कार्यालय को भेज दी। और उसके बाद राजीव गांधी कहीं विदेश गए हुए थे, तो वहाँ से लौट रहे थे, तो प्रधानमंत्री कार्यालय से उनको एक फ़ोन आया कि आपको पालम एयरपोर्ट पर राजीव गांधी से मुलाकात करनी है। तो इस बात को लेकर के उन्होंने कहा कि भाई मेरे से पता नहीं क्या होगा। तो हालांकि वो चूँकि प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, तो उनसे मिलने के लिए एयरपोर्ट गए, और एयरपोर्ट पर एक बुलेट प्रूफ जो जीप होती है वहाँ पर लगी हुई थी उनको बैठने के लिए। तो उस समय पी चिदम्बरम शायद गृह मंत्री थे उनके साथ में, आंतरिक सुरक्षा वगैरह का काम देखते थे। तो राजीव गांधी जो सीट थी, जीप की सीट जो ड्राइव सीट होती है, उस पर बैठे हुए थे, बगल में पी चिदम्बरम बैठे हुए थे, और शेषन को उन्होंने पीछे की सीट पर बैठाया था। इस दौरान में जब तक वो घर की तरफ निकले, तो उन्होंने रास्ते में टी.एन. शेषन से कहा कि शेषन, आपने जांच पूरी कर ली है और आपने कुछ सुझाव दिए हैं, तो इसके लिए आप जो सुझाव दिए हैं उस चीज़ को आप स्वयं लागू करेंगे, स्वयं लागू कराएं। तो टी.एन. शेषन ने कहा कि सर, ये सब मैं कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई अधिकार तो है नहीं, मैं तो वन और पर्यावरण सुरक्षा मंत्रालय का सेक्रेटरी हूँ मैं, तो मेरी बात को कौन सुनेगा। तो लेकिन पी चिदम्बरम ने कहा कि नहीं, आप ऐसा करिए कि हम आपको गृह सुरक्षा वगैरह का जो होम सेक्रेटरी होता है उसका पद हम दे देते हैं, और हम पर्यावरण वन मंत्रालय का जो सेक्रेटरी है उसको हम कोई और ढूंढ लेंगे। इस पर राजीव गांधी ने तत्काल अपनी टिप्पणी करते हुए कहा कि नहीं, टी.एन. शेषन पर्यावरण मंत्रालय भी देखेंगे और आंतरिक सुरक्षा और जो चीज़ उनको सौंपी जा रही है वो भी देखेंगे। तो इसके बाद फिर टी.एन. शेषन घर चले गए, पीएम अपने घर चले गए। उसके बाद 4 दिन बाद एक ऑर्डर निकला प्राइम मिनिस्टर कार्यालय से, जो अपॉइंटमेंट सेक्रेटरी होते हैं उनकी तरफ से, और टी.एन. शेषन को आंतरिक सुरक्षा के सचिव का भी पद दे दिया गया, और वन और पर्यावरण मंत्रालय का भी सेक्रेटरी बनाया हुआ था, वो भी उनको देखना था। तो दोनों सचिव का काम देखते हुए उनको ये सारी चीज़ें दी गई, और उसमें जो रिपोर्ट टी.एन. शेषन ने सौंपी थी उसमें ये साफ लिखा था कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा पूरी चाक चौबंद होनी चाहिए, और इसके लिए एसपीजी का गठन किया जाना चाहिए।
इसके बाद उन्होंने ये भी लिखा कि जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री और उनका परिवार होता है उनको भी एसपीजी का कवच मिलना चाहिए, सुरक्षा कवच। इस बात पर राजीव गांधी ने उनको टोका और कहा कि टीएन शेषन ये गलत बात है, लोग क्या कहेंगे, लोग कहेंगे कि उन्होंने खुद को अपने प्रधानमंत्री नहीं होते हुए भी अपने को एसपीजी की सुरक्षा कवच के लिए सारी रिपोर्टें तैयार कराई है। तब टीएन शेषन ने उनको कहा कि नहीं सर, आपके लिए आप हो सकता है आज आप प्राइम मिनिस्टर हैं, कल को आप ना रहें प्राइम मिनिस्टर, तब भी आपकी जान को खतरा है, क्योंकि आपकी माताजी का भी मर्डर हो गया है और बड़ा ये गंभीर मसला है, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर थी। इसलिए आपकी जो फैमिली है बाद में उसको भी कवच मिलेगा और आपको भी मिलना चाहिए। इसलिए ये बहुत काफ़ी सोच समझ करके मैंने ये रिपोर्ट तैयार की है। खैर, वो किसी तरह से ये बात उन्होंने मानने को वो तैयार नहीं हुए, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के कहने पर राजीव गांधी ने इसका एक एसपीजी एक्ट तैयार कराया और उसके बाद फिर ये एसपीजी का गठन हुआ। फिर सब जो प्राइम मिनिस्टर हैं और जो भूतपूर्व प्राइम मिनिस्टर हैं उनको और उनके परिवार को सुरक्षा कवच दिया जाने लगा। तो ये तो बात यहाँ तक रही और उसके बाद फिर कई चीज़ें ऐसी आई सामने कि राजीव गांधी बाद में प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे और जनता दल की सरकार बनी तो बीपी सिंह ने इस बात के लिए जो सुरक्षा कवच देने की बात थी एसपीजी की, उसके लिए एक मीटिंग बुलाई और उसमें फिर कहा गया कि राजीव गांधी को वही सुरक्षा मिलनी चाहिए जो एक प्राइम मिनिस्टर को मिलती है। इस पर बीपी सिंह तैयार नहीं हुए। जब बीपी सिंह तैयार नहीं हुए तो फिर मामला गड़बड़ा गया काफ़ी और फिर अंत में बहुत भारी जो भीतर की जो बातें होती हैं वो सारी चीज़ें होते हुए उनको सुरक्षा में कमी करके एसपीजी तो मिली, लेकिन कुछ जो प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी होती है उस टाइप का न दे करके कुछ कटौती करके सुरक्षा दी गई। बीपी सिंह ने किसी की बात नहीं मानी। खैर, उसके बाद 11 महीने तक बीपी सिंह की सरकार चली और जो उस समय जब वो आंतरिक सुरक्षा सचिव भी थे और वन और पर्यावरण मंत्रालय भी उनके पास था, तो उससे हटा करके बीपी सिंह ने उनको योजना आयोग का सदस्य बना दिया। तब टीएन शेषन ने लिखा अपनी आत्मकथा में कि मुझे बड़ी ग्लानि हुई कि एक प्राइम मिनिस्टर ने मेरे से इतना भी नहीं पूछा कि हम आपको यहाँ से हटा करके दूसरी जगह भेज रहे। तो खैर, ये भी उनकी बड़ी पीड़ा थी। खैर, उसके बाद वो योजना आयोग में चले गए और वहाँ पर रहे। 11 महीने बाद बीपी सिंह की सरकार गिर गई। फिर चंद्रशेखर प्राइम मिनिस्टर बने। चंद्रशेखर ने उनको एक चिट्ठी भिजवाई और वही जो पुराना वन मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय और आंतरिक सुरक्षा सचिव का जो पद था वो देने के लिए चिट्ठी भेजी। तो टीएन शेषन ने वो लेने से इनकार कर दिया। उसके बाद चूँकि भाई उस समय तक वो काफ़ी परिपक्व और जाने माने एक IAS अफसर रह चुके थे, तो ये सारी चीज़ें होते हुए भी उन्होंने ये सारी चीज़ें ठुकरा दी। और उसके बाद चंद्रशेखर ने जल्दबाजी में उनको मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर बैठा दिया। ये एक बड़ी बात थी। तब भी मुख्य चुनाव आयुक्त बनाने के लिए जब उन्हें चिट्ठी गई तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि मुझे चुनाव आयुक्त नहीं बनना है। तो इस मामले में फिर उन्होंने कहा कि नहीं, आप बनिए और आपको हम बनाना चाहते हैं। चंद्रशेखर जी ने ये बात उनको कही थी। उसके बाद उन्होंने जो अपनी आत्मकथा में दोहराया है और कहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त का पद लेने से पहले उन्होंने फिर कई लोगों से बातचीत की। उसमें सबसे पहले राजीव गांधी और आर वेंकटरमन जो राष्ट्रपति थे देश के, उनका, और तो उनसे जब सलाह मशवरा किया गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप देख लीजिए, आपको कोई और पद नहीं मिलता है तो फिर ये पद आपके लिए अच्छा है, बाकी फिर आप अपने हिसाब से देखिए। लेकिन टीएन शेषन का मन स्वीकार नहीं कर रहा था। तो उन्होंने जो धर्मगुरु आचार्य हैं, क्या नाम है इसके, मैं नाम भूल रहा हूँ, तो निश्चलानंद सरस्वती है क्या, इस तरह का नाम है कोई, मेरे दिमाग से उतर गया है, पढ़ा था मैंने। तो उनसे सलाह मशवरा किया तो उन्होंने फिर कहा कि नहीं, टीएन शेषन को ये पद
स्वीकार कर लेना चाहिए। बहुत ही अच्छा पद है और बहुत सारी चीज़ें इसमें काम करती हैं और एक निश्चित रूप से ये एक अच्छा काम है और देश की सेवा करने वाला पद है, इसको स्वीकार कर लेना चाहिए। तब उन्होंने ये पद स्वीकार किया मुख्य चुनाव आयुक्त का, और उसके बाद तो फिर आपको मालूम ही है कि जब वो चुनाव आयुक्त बन गए तब उनके आगे क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, सारी चीज़ें आपके सामने हैं। मैंने कई बारी पिछले वीडियो में भी कहा है कि टी एन शेषन जब किसी व्यक्ति को पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त करते थे तो उसके पीछे और 3 पर्यवेक्षक चलते थे कि कोई पहला वाला पर्यवेक्षक कोई गलती तो नहीं कर रहा है, कोई काम में ढिलाई तो नहीं है। तो वो उनका इस तरह से काम करने का तरीका था। उसके बाद फिर कई बारी सरकारों से उनका टकराव हुआ। नरसिम्हा राव जब प्राइम मिनिस्टर थे तो वो इटावा के चुनाव की बात थी तो वो चुनाव नहीं कराना चाहते थे, लेकिन टी एन शेषन ने कहा कि कोई कारण बताइए। इस तरह की और भी कई कहानियाँ हैं, तो वो हम फिर कभी दोबारा से फिर जब आत्मकथा का पूरा और दोबारा से पढ़ेंगे तो आपको आपके सामने पेश करेंगे। लेकिन ये मैंने आज जो बात रखी है अपने दर्शकों के लिए वही है कि आज का चुनाव आयुक्त और उस समय का 30-35 साल पुराना चुनाव आयुक्त में कितना अंतर था, कितना टकरा जाता था सरकार से, कितनी बड़ी बात हुआ करती थी। क्योंकि पिछले चुनाव आयुक्त में जो पावर थी और आज के चुनाव आयुक्त में जो पावर है, मैं समझता हूँ मेरी समझ से बाहर है कि आज कठपुतली के रूप में काम कर रहे हैं और उस समय फुल पावर में होकर के काम किया करते थे। तो आपको ये मेरा छोटा सा वीडियो आज चुनाव आयोग की पैरेलल अध्ययन के ऊपर कैसा लगा, आप मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच। मैं RP सिंह यादव।